बजट 2024 आ चुका है और मुझे पता है इस बजट के रिलेटेड आपके दिमाग में काफी सारे सवाल हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में हर एक पॉइंट को समझेंगे और आपके ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है उसे भी जस्टिफाई करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो थोड़े समय से, बाय द वे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हम कभी भी सिंगल साइड की बात नहीं करते, ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे पता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप बहुत टेंशन में हो और बहुत गुस्सा है आपके अंदर, उस पॉइंट को भी डिटेल में कवर करेंगे, सारी बातों को खुल के रखेंगे और क्लियर डिस्कशन करेंगे। आपके ऊपर कितना इंपैक्ट होगा उसे भी कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। आ जाओ स्क्रीन पे चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं हाईलाइट कर देता हूं कि इस बार सरकार ने रखा है फिस्कल डेफिसिट 4.9%, जो पुराने 5.1% से रिड्यूस होकर आया है और टारगेट किया है 4.5% का। अगर ये फिस्कल डेफिसिट कम होता है तो कंट्री ओवरऑल इकोनॉमी और सबकी ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आ जाओ अब स्क्रीन पे एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले मैंने सरकार की जितनी भी मेजर स्कीम होती है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। कहां पे कितना एलोकेशन बढ़ा है आप देख सकते हो। सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा मनरेगा, यहां पे एलोकेशन काफी अच्छा बढ़ा है, 60,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 86,000 करोड़ पे पहुंच गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा खासा एलोकेशन बढ़ा है, ऑल्दो एलोकेशन का अमाउंट काफी छोटा है, सिर्फ 1200 करोड़ का है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में भी एलोकेशन ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है, 5 गुना हो गया है, पॉजिटिव है। पीएलआई फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफी अच्छा बजट इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो बजट काफी जगह से इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली अगर स्कीम्स में बजट इंक्रीज हुआ है तो कहीं से बजट आएगा भी सही, वही आपकी नाराजगी कवर करेंगे। नेक्स्ट आप डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात कर सकते हैं, बजट इंक्रीज हुआ है। सोलर पावर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, विच इज अ गुड पॉइंट। आई फील अगर सोलर पावर को अडॉप्ट करती है कंट्री तो एक बेटर सिचुएशन होती है। जो डायरेक्ट बेनिफिट आपको एलपीजी में मिलता है वहां पे भी काफी अच्छा इंक्रीज है, मतलब आपके घर में जो गैस आती है वो सस्ती होने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं। एंड फाइनली लाइन ऑफ क्रेडिट आपको मिलने की उम्मीद 3 गुना हो चुकी है क्योंकि यहां का बजट भी बढ़ चुका है। अब बात करते हैं एक एक सेक्टर वाइज। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करते हैं। यहां पे बजट इंक्रीज होके 1.52 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। अभी तक की इंडिया की हिस्ट्री का ये वन ऑफ द हाईएस्ट बजट हो चुका है जो एग्री सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है। यहां पे नेचुरल फार्मिंग से बोला जा रहा है कि 1 करोड़ फार्मर्स को इंपैक्ट किया जाएगा, उन्हें इवन सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग में मिल जाएगी अगले 2 सालों के अंदर। तो फार्मिंग से रिलेटेड स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंडली 10,000 बेस्ड ऐसे नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, रिसोर्सेज होने वाले हैं जिनको काफी यूजफुल रहेगा फार्मर्स के लिए। बाकी सारे पॉइंटर्स आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नई वेराइटी यील्डिंग के लिए अच्छे नए प्रोडक्ट निकल सके, इसके लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे इनिशिएटिव एग्री सेक्टर के लिए हो रहे हैं। नेक्स्ट यूथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला बजट। अगर आप एम्प्लॉय है प्लस अगर आप एम्प्लॉयर है तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल हो जाता है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में 5 साल की बात करी गई है, 20 लाख यूथ को स्किल्ड वर्क के लिए डेवलप कर दिया जाएगा। और यहां पे मेनली 3 स्कीम को डेवलपमेंट के लिए, जो ऐसी स्कीम है जो इमीडिएटली एम्प्लॉयर को बेनिफिट देने वाली है, एम्प्लॉयज को फायदा मिलने वाला है, वो इंट्रोड्यूस करी है। पहली स्कीम आती है कि 1 मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम अप टू 15,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे एम्प्लॉयर को। यहां पे इंपॉर्टेंट है सैलरी का टोटल ब्रैकेट 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और यहां पे आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वही लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। रफली आप समझ सकते हो एक अच्छे नंबर ऑफ पीपल तक ये स्कीम पहुंचने वाली है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स को क्रिएशन करने के लिए फोकस किया गया है, जहां पे दोनों अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे करता है और एम्प्लॉय भी उसमें सपोर्ट करता है और अपना पार्ट पे करता है तो पहले 4 साल में उन्हें इंसेंटिव्स मिले जाएंगे और ये 30 लाख यूथ को फायदा देगा। एंड फाइनली गवर्नमेंट रिइंबर्स करेगी ईपीएफओ को कंट्रीब्यूशन अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 इयर्स फॉर ऑल द न्यू हायरीज। काफी एडिशनल बेनिफिट है, आपका पैसा सरकार आपके लिए रिइंबर्स करके देगी। तो ऑब्वियसली जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे वो अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड प्रॉपर्ली करवाएंगे तो उनके लिए फायदा है। 50 लाख से ज्यादा लोग इसमें इंपैक्ट होने वाले हैं। तो ये जो कंप्लीट यूथ के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट के सेगमेंट के लिए आया है, इट्स अ बिग थम्स अप। अच्छा सेगमेंट है, अच्छी पॉइंटर्स आए और अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। अर्बन डेवलपमेंट फोकस में रहेगा, पीएम आवास योजना फोकस में रहेगी और कोशिश करी जाएगी 10 लाख करोड़ का यहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसमें सेंटर की तरफ से रफली 2 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहां पे आएगा। बाकी अलग अलग तरीके से लाया जाएगा जिसमें टोटल इंपैक्ट करा जाएगा 1 करोड़ लोगों को, बड़ा नंबर है। स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन करी जा रही है स्पेसिफिकली विमेंस के लिए। स्ट्रीट मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ सेलेक्टेड ऐसे विलेजेस ऐसी लोकेशंस को चूज किया जाएगा जहां पे प्रमोट किया जाएगा इन्हें।
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। रफली 14 लार्ज सिटीज को यहां पे स्टार्टिंग में टारगेट किया जाएगा इस डेवलपमेंट के लिए। वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए पहली 100 बड़ी सिटीज पे फोकस करके यहां पे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। इंफ्रा के रिलेटेड बात करते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये समरी पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम के साथ इन्वेस्ट करना है तो उसका भी फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे मेजर इंक्रीज नहीं हुआ है प्रोविजन का, जो इंफ्रा के बजट का था 11,11,111 करोड़ रुपए का यहां पे इंफ्रा का बजट रहा है, जो 3.4% ऑफ द जीडीपी है। अच्छा अमाउंट है। अभी अमाउंट अच्छा क्यों है मैं क्यों बताता हूं। आपको हमेशा कंपेयर करना चाहिए यूएस से। यूएस में कितना इंफ्रा का बजट होता है, उसी के बराबर जीडीपी का परसेंटेज का इंडिया में भी बजट होने लग गया है, विच इज अ बिग थम्स अप। अच्छा फिगर है। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसे 12 लाख करोड़ तक ये ले जाएंगे, पर नहीं लेके गए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, बिकॉज इन्होंने अपने पुराने फिगर को मेंटेन किया है। 1.5 लाख करोड़ स्टेट को दिए जाएंगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री सपोर्ट के लिए अपने रिसोर्स के एलोकेशन के रूप में, विच इज पॉजिटिव। प्लस 25,000 रूरल हैबिटेशंस, ऐसी लोकेशंस जहां पे अभी प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। बाकी सारे भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, टूरिज्म से रिलेटेड कुछ टेंपल्स बनाए जा रहे हैं, कुछ टेंपल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में इंफ्रा स्टोरी में इंडिया में हेल्प करती है। नालंदा यूनिवर्सिटी को एक प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा जहां पे काफी सारे टूरिस्ट एक्सपेक्टेड है, जिससे इनकम बढ़ेगी। ये पॉइंटर्स आपके लिए आ चुके हैं। नेक्स्ट, टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। जितना आपके समय होता था कि यार अथॉरिटी आपके लिए टैक्स की फाइल वापस से खोल देगी और आपकी टैक्स की डिमांड निकाल देगी, उसे कम किया गया है, विच इज पॉजिटिव। प्लस यहां पे चेंज किया गया है कस्टम ड्यूटी में। देखिए, अभी मैं आपके पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, ढंग से बात करेंगे, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी मैं इतनी शिद्दत से कवर करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखो, आप समझ जाओगे। 3 साल से ऊपर अगर कोई कैंसर की मेडिसिन ट्रीटमेंट हो रही है तो उसमें कस्टम ड्यूटी फ्री हो चुका है। यहां पे और भी इवन मोबाइल फोन में 15% से रिडक्शन किया गया है टैक्स की ड्यूटीज का, मोबाइल इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। रिडक्शन किया गया है कस्टम ड्यूटी का गोल्ड और सिल्वर पे, जो 6% के आसपास लिया है, 15% से 15% हुआ करता था, जो डोमेस्टिक गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। ऑल्दो मैं ये नहीं समझता कि बहुत ज्यादा लोग इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, पर यस, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरीके से बाकी सारी जगह भी थोड़ा थोड़ा कैपिटल का रिडक्शन, कैपिटल का इन्फ्यूजन बढ़ाया गया है टैक्स को रिड्यूस करके। नेक्स्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के बजट में थी कि स्टॉक मार्केट के कंप्लीटली अगेंस्ट था ये बजट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपने सपोज करते ट्रेडिंग करी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करी, अभी तक आपको 1 साल के नीचे की होल्डिंग में रफली देना पड़ता था 15% का टैक्स, अब वो बढ़ा के 20% का टैक्स हो गया है। 1 साल के ऊपर के एसेट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, 12.5% का टैक्स हो गया है। एट द सेम टाइम एसटीटी को भी इन्होंने बढ़ा दिया है। अब मैं ना एक सिंपल से आपको स्टोरी बताता हूं। 2004 में इंडिया में लगा करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पर उसको हटा के एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज पिछले 4-5 साल में कोई टैक्सेशन आया ही नहीं था। तो सरकार ने कहा यार टैक्सेशन तो आ नहीं रहा, पैसा बन नहीं रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा ही दो, अपन तो सिर्फ एसटीटी लेते हैं जो हर ट्रांजेक्शन में लगा जाएगा। इसलिए एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जिस समय एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था वो एज एन एडवांस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आपने एसटीटी पे किया, एंड में आपके लिए टैक्स लायबिलिटी होती है, तो टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस हो जाता था एसटीटी। बाद में 5 साल बाद रफली 2009 में कहा गया इसको हम एडवांस टैक्स कैसे नहीं देंगे, ये तो आपका खर्चा हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। बहुत बड़ा नेगेटिव था ये स्टॉक मार्केट के लिए। 2009 में ऐसा पब्लिश किया गया। फिर 2018 में वापस से कैपिटल गेन को इंट्रोड्यूस किया गया और कैपिटल गेन टैक्सेशन को लाया गया। अब उसी कैपिटल गेन टैक्सेशन को बढ़ा दिया, पर जो एसटीटी, बिकॉज ये एसटीटी आया था, बिकॉज कोई कैपिटल गेन टैक्सेशन नहीं था, इसको भी हटाया नहीं गया, कैपिटल गेन को भी बढ़ा दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब ऐसा हो गया है कि एक आम इन्वेस्टर अपना पैसा बचाता है, प्रॉपर्ली टैक्स देता है सरकार को, फिर बचे हुए पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एक्स्ट्रा रिस्क लेता है, ये सोचते हुए कि भैया स्टॉक मार्केट से शायद मेरी आने वाली पुश्तों के लिए मैं कैपिटल को इकट्ठा कर सकूं, अपने गोल्स के लिए एक बड़े अच्छे रिटर्न्स ले सकूं, जिसकी वजह से मैं रिस्क भी ले रहा हूं, बिकॉज लॉस होता है तो उसमें सरकार आपको कोई मदद नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार यहां पे टैक्स ले रही तो वहां पे आपको मदद लग रही है, और वैसे ही आपके ऊपर डबल टैक्सेशन हो रहा है। पहले तो आपने टैक्सेशन दे दिया अपनी सैलरी के ऊपर, दूसरा आपने टैक्सेशन दे दिया एसटीटी का, अब तीसरा आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन को बढ़ाया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया है। ये किस तरीके से सोचा सरकार ने, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये इंटेंशन लग रहा है सरकार का कि सरकार चाह रही है कि स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गया है, इससे थोड़ा रोका जाए। पर जब भी सरकार ये चाहती है ना कि मैं कंट्रोल करूंगी स्टॉक मार्केट को, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगले 2 साल 3-4 साल में ऐसा यूजुअली होता नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि उन्हें बहुत दिक्कत है कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत है, बहुत सहानुभूति है।
अगर आपको लोगों से सहानुभूति है कि लोग ट्रेडिंग ना करें, फ्यूचर ऑप्शंस पे काम नहीं करें, तो आपको एसटीटी बढ़ाने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई चीज महंगी हो जाने से हम उसका ट्रेड करना नहीं छोड़ देंगे। अगर आपको एक्चुअली रिटेलर्स का सोचना था, भला करना था, तो आपको जो ये हर महीने नई नई वीकली एक्सपायरीज आ जाती है, नए नए इंडेक्स आ जाते हैं, एक तो आप वीकली एक्सपायरी बंद कर दो। वीकली एक्सपायरी होगी, ऑब्वियसली लोगों ने ट्रेड करना पहले ही कम कर दिया, सिर्फ मंथली एक्सपायरी रखो। नए नए इंडेक्स जो आप इंट्रोड्यूस कर देते हो वो करना बंद करो। एक तरफ तो आप नए नए इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वीकली एक्सपायरीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऑलमोस्ट हर दिन मार्केट में अब तो एक्सपायरी हो गई है, मंडे को छोड़ के, मतलब हर दिन मार्केट में एक्सपायरी हो गई, एक आध दिन को छोड़ के, मतलब तो पूरे महीने एक्सपायरी खेलते रहते हैं। और आप कह रहे हो कि लोग लॉस कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कंसर्न है इसलिए एसटीटी बढ़ा रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। पिछले साल एसटीटी का कलेक्शन था 25,000 करोड़ का, आप लिख के रख लीजिए अगले साल इस सरकार का कंप्लीट एसटीटी से जो कलेक्शन होने वाला है वो 40,000 करोड़ से ऊपर का ही होगा। फिर सरकार बोलेगी कि हमें और रिड्यूस करनी है ट्रेडिंग और हम और टैक्स बढ़ा रहे हैं। टैक्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लोग ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ेंगे। अगर छूट रहा होता तो आपकी जो बेटिंग एप्स होती है वहां पे बेटिंग का काम नहीं होता, लोग सट्टा नहीं मारते क्योंकि वो लोगों को चाहिए कि भैया मैं रिच बन सकूं। अगर आप चाहते हो कि लोग जल्दी से क्विक रिच थ्योरीज को छोड़े, लोग काम करके मार्केट में आए, आप सर्टिफिकेशन निकाल दो कि अगर आपकी यही एजुकेशन नहीं है या आपके पास इतना कैपिटल नहीं है तो आप एफएनओ नहीं कर सकते। समझ आता है कि आपका इंटेंशन सही है, पर यहां पे मेरी पर्सनल लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं किसी सरकार पे कोई ब्लेम नहीं डाल रहा, पर दिख यही रहा है कि सिर्फ सरकार ने रिटेलर्स को सामने रख के उन्हीं से ज्यादा पैसा निकालने की ये स्कीम निकाली है। ये इस कंप्लीट बजट का सबसे नेगेटिव पॉइंट है। यहां तक जब हम बजट में नहीं पहुंचे थे ना, इससे पहले बजट में अगर आप मुझे रेटिंग देने के लिए बोलते, मैं कहता ये बजट 8-10 में से पॉइंट दे दूंगा या 9 पॉइंट दे दूंगा 10 में से। फैंटास्टिक बजट है, इकोनॉमी के सपोर्ट का बजट है, सब कुछ ठीक चल रहा है, खराब कुछ भी पॉइंट नहीं आया। और ये बजट का पॉइंटर आते ही मेरी रेटिंग 2, 3, 4 भी दूंगा ना, तो आप मुझे पता है कि कमेंट में बोलोगे 2, 3, 4 रेटिंग किस बात की दी भैया, इसमें तो हमारे बिल्कुल पैसा निकाल लिया जेब से। तो हां, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हर एक इन्वेस्टर के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, हर एक ट्रेडर के ऊपर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी जेब से पैसा यहां पे निकलने वाला है। ऑल्दो थोड़ा सा एक आपको बोला ना कि एक थप्पड़ मार के थोड़ी सी टॉफी दे दी कि भैया चल 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 1.5 लाख की बना दी हमने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन हर साल 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख भी नहीं 1.25 लाख रुपए का आपको एग्जाम्प्ट होता रहेगा। एंजल टैक्स हटा दिया गया, एंजल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, पर एट द सेम टाइम आपकी बायबैक की इनकम के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, अगेन नेगेटिव है। फॉरेन का कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा रिड्यूस किया गया, सेफ हार्बर रेट्स प्रोवाइड करेगी। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है, इतने बड़े मेजर नहीं है। सबसे मेजर और नेगेटिव पॉइंटर आज के बजट का था ये, जो सबकी जेबों पे थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने वाला है। फाइनली न्यू टैक्स रिजीम को वापस से प्रमोट करते हुए, जो मेरे हिसाब से अगेन न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम को भी प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम में कंपल्शन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लोगों की सेविंग्स होती है। पर यस, न्यू टैक्स रिजीम्स की नई रेट्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। रफली 17,500 रुपीज का यहां पे आपकी सेविंग हो सकती है, जो यहां पे कंप्लीट बताया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है, पॉजिटिव है। फैमिली पेंशन को भी बढ़ा के 15,000 से 25,000 कर दिया है, पॉजिटिव है। ओवरऑल बजट में सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के ऊपर, एग्री सेक्टर्स के ऊपर और बिहार के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई, बिहार के रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। बिहार और आंध्र प्रदेश फोकस में था इस कंप्लीट बजट में और उन्हें काफी कुछ मिला है बजट में, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए दिस बजट वाज वेरी गुड। स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में मार्केट चाह रही है कि स्टॉक मार्केट टूटे, पर मेरे हिसाब से जब कोई चाहता है एक्सटर्नल पार्टी की भाई मार्केट बहुत बड़ा क्रैश होना चाहिए या टूटना चाहिए, वैसा होता नहीं है। पर यस, हमारी जेबों से पैसा यहां पे निकलने वाला है। आप 10 में से कितना रेटिंग दोगे इस बजट को, मुझे कमेंट करके बता दो। नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।